आज हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन पार्ट 2। इससे पहले वाले चैप्टर जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, अलग अलग इनके टाइप्स पढ़े थे। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमने देखा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं द्रव विरोधी और एक होते हैं द्रव स्नेही। द्रव स्नेही काफ़ी स्थायी टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन हैं और ये उत्क्रमणीय होते हैं काफ़ी। तो इसको बनाने के लिए जैसे गोंद वगैरह इन सब के सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई विशेष विधि को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा जो भी पदार्थ है जिसका कोलाइडल विलयन बनाना होता है उसको डायरेक्ट परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं और शेक करते हैं और उसका जो है कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड जो है उनको बनाने के लिए विशेष विधियाँ काम में ली जाती हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं विधियों के बारे में पढ़ेंगे। द्रव विरोधी कोलाइड बनाने के लिए मुख्यतः दो विधियां काम में ली जाती हैं, एक तो है परिक्षेपण विधियां और एक संघनन विधियां। परिक्षेपण विधियों के अंदर जो है इसमें हम जो बड़े बड़े कण हैं पदार्थ के उनको छोटे कणों में विभिन्न माध्यमों से जो है बदलते हैं और फिर इसके बाद इनको परिक्षेपण माध्यम के अंदर या विलयन के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो इससे जो है कोलाइड बन जाते हैं। इसकी तीन विधियाँ हैं मुख्य: यांत्रिक परिक्षेपण विधि, ब्रेडिट आर्क विधि या जिसको विद्युत परिक्षेपण विधि भी कहते हैं हम, पेप्टिकरण विधि। इनको अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यांत्रिक विधि की। यांत्रिक विधि के अंदर जो है हमारे पास एक तरह की मशीन होती है जिसको कोलाइडल मिल या कोलाइडल चक्की कहा जाता है। इसमें जिस भी पदार्थ का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उस कोलाइडल पदार्थ को ऊपर से यहाँ से डाला जाता है। फिर इस चक्की को स्टार्ट किया जाता है और यहाँ पे ये पदार्थ पिसना शुरू हो जाता है और जब इसका चूर्ण बन जाता है तो इसको जो है हम परिक्षेपण माध्यम में डाल देते हैं। इस चक्की के अंदर का जो पार्ट है वो इस तरह से होता है कुछ। ये एक सस्पेंशन है जिसके सहारे दो स्टील की डिस्क होती है और यहाँ पे एक ड्राइविंग बेल्ट ऊपर है और एक ड्राइविंग बेल्ट नीचे है और ये दोनों जो स्टील की डिस्क हैं ये दोनों अपोजिट साइड में घूमती हैं। ये एक इधर इस तरफ दिखाई गई घूमती हुई अपोजिट साइड में। और जिस भी पदार्थ का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसको इन दोनों डिस्क के बीच में डाला जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है और ये जब तेज़ी से घूमती हैं तो वो जो कण है वो बारीक होते हैं और बारीक होके फिर इनको परिक्षेपण माध्यम में डालकर कोलाइडल विलयन बना लिया जाता है। ये जो हम लोग टूथपेस्ट, पेंट आदि बनाने के लिए या यांत्रिक परिक्षेपण विधि ही काम में ली जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है वो है ब्रेडिट आर्क विधि। इसको विद्युत परिक्षेपण विधि भी कहते हैं। अब जो धातु होते हैं उनके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए ये विधि काम में ली जाती है। जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम है, इनका अगर हमें कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करना है तो हम ब्रेडिट आर्क या विद्युत परिक्षेपण विधि काम में लेते हैं। इसमें हमें क्या करते हैं कि जिसका भी हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, जैसे ऑरम का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है या प्लैटिनम का बनाना है, उसके इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। और यहाँ पे हम देखें इसमें तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड बनाए गए हैं जिस मेटल का हमें कोलाइड बनाना है उसके। फिर इसको विद्युत के स्रोत से जोड़ दिया जाता है, ये आर्क है और इसको वाटर के अंदर जो है सस्पेंड किया हुआ है हमने और यहाँ पे इसके चारों तरफ बर्फ़ है। तो इसमें क्या है कि 200 से 300 वोल्टेज पर 10 एम्पियर की धारा एकदम से प्रवाहित की जाती है। जब ये इतनी धारा प्रवाहित की जाती है एकदम से तो ये जो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और ये जिस भी पदार्थ के बने होते हैं वो वाष्पित होकर परमाणु सब अलग अलग हो जाते हैं और एकदम से जब इनको ठंडा किया जाता है उसकी वाष्प को जो इनकी मेटल्स की बनी हुई होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, कोलाइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो द्रव विरोधी कोलाइड हैं ये काफ़ी अनस्टेबल होते हैं तो इनको जो है स्टेबलाइज करने के लिए इसके अंदर NaOH और KOH भी मिलाया जाता है जिससे कि इसके विलयन को स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट विधि है पेप्टिकरण। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है। इस विधि में क्या किया जाता है कि जिस भी पदार्थ का हमें कोलाइड सॉल्यूशन बनाना है उसका पहले अवक्षेप लिया जाता है और ये अवक्षेप एकदम ताज़ा बना हुआ होना चाहिए और फिर उस अवक्षेप में के कॉमन आयन जो है उसका एक विद्युत अपघट्य उसके अंदर मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद जो वो विद्युत अपघट्य है उसका कॉमन आयन इस पदार्थ के ऊपर अधिशोषित हो जाता है, इसके सरफेस के ऊपर अधिशोषित हो जाता है और अधिशोषित होकर चार्ज हो जाता है और सेम चार्ज होने की वजह से ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है।
जैसे हम बात करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का, अगर हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो हम क्या करते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड। अब इसमें 2 आयन हैं, एक तो Fe है और एक OH है। तो हम इसका एक FeCl3 डालते तो हमने देखा कि इन दोनों में कॉमन आयन क्या है, Fe है। तो जो Fe है ये इसके सारे मॉलिक्यूल्स के सरफेस पे एडजॉर्ब होगा। देखो ये एक मॉलिक्यूल है FeOH का, इसके पूरे सरफेस पे Fe3 पॉजिटिव आया है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसी तरह से जो दूसरा पार्टिकल है उसके ऊपर भी Fe जो है एडजॉर्ब हो गया, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये भी। तो इस तरह से ये जो पूरा प्रेसिपिटेट है इसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए हैं। तो जब ये सब पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये सब जो भी अपने पास सॉल्यूशन है जिस भी, तो उसमें क्या होगा, दूर दूर हो जाएंगे और छोटे साइज के अंदर ये सारे मूव करने लगेंगे और कोई भी पास नहीं आ सकता है, क्योंकि जैसे ही पास आएंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो है एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हम इसका जो है पेप्टिकरण के द्वारा हम इसको बना सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को। और यहाँ पर हम कोई भी जो कोलाइडल सॉल्यूशन है पेप्टिकरण के द्वारा उसको पॉजिटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है, ये भी हम कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे सिल्वर आयोडाइड का अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है कोलाइडल, तो अगर हमें पॉजिटिव सॉल्यूशन बनाना है AgI का तो या हमें नेगेटिव बनाना है, जैसे AgI है तो इसमें अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो जैसे हमने इसमें Ki डाल दिया, तो Ki डालेंगे तो आयोडाइड जो है इसके पूरे सरफेस पे एडजॉर्ब होगा। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव कोलाइड बन जाएगा और बाकी सिल्वर आयन इसके चारों तरफ है। और इसी तरह से अगर हमें AgI का ही धनात्मक कोलाइड बनाना है तो हम एक ऐसा आयन लेंगे जो इसके ऊपर इसके लिए हमें इसके सरफेस पे एडजॉर्ब करना पड़ेगा सिल्वर आयन। तो सिल्वर आयन के लिए हम वो विद्युत अपघट्य मिलाएंगे जिसमें कि सिल्वर आयन जो है कॉमन हो। तो हम इसमें AgNO3 मिला सकते हैं। तो AgNO3 मिलाने से Ag कॉमन हो गया, तो Ag क्या होगा उसमें से इसके सरफेस पे यूँ एडजॉर्ब हो गया, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसलिए हम चाहें तो एक ही पदार्थ का नेगेटिवली चार्ज सॉल्व भी बना सकते हैं और उसी पदार्थ का हम पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व भी बना सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में होता है कि किस तरह के चार्ज वाला हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। पेप्टिकरण इसके लिए एक बहुत ही अच्छा विधि है। फिर है संघनन विधियाँ। संघनन विधियों में जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है तो संघनन विधि द्वारा इनको संघनित करके, मतलब जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं, ट्रू सॉल्यूशन में ही पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो इन विधियों में हम पहले कुछ पदार्थों के विलयन लेते हैं और उन विधियों को जब मिलाते हैं तो उनके पार्टिकल्स आपस में जुड़कर संघनित होकर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं और वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाते हैं। संघनन की जो विधियां हैं मुख्य रूप से 5 हैं। विलायक के विनिमय से, भौतिक अवस्था परिवर्तित करके, ऑक्सीकरण के द्वारा, अपचयन के द्वारा और द्विक अपघटन के द्वारा। पहली विधि है विलायक के विनिमय से। ये विधि तब काम में ली जाती है जब कोई भी पदार्थ, इसमें दो विलायक होंगे हमेशा। तो पदार्थ एक विलायक में तो विलयशील है और दूसरे विलायक में अविलयशील है। तो इसके 2 तरीके होते हैं कि पहले तो हम क्या करें कि दोनों विलायकों को मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद जिस पदार्थ का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है वो पदार्थ उसमें मिक्स करते हैं और उसको शेक करें, तो इससे जो है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि पहले पदार्थ जिस विलायक में घुलनशील है उसमें मिक्स करो और फिर उसे दूसरे विलायक के अंदर मिक्स कर दोगे और शेक करोगे तो हमें कोलाइडल विलयन मिल जाएगा। जैसे कि इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे सल्फर है, सल्फर अल्कोहल में विलय है लेकिन पानी में अविलय है। तो हम क्या करेंगे कि पानी और अल्कोहल का घोल तैयार कर लेंगे और इसमें थोड़ी सी मात्रा सल्फर की डालेंगे। अब क्या होगा कि जो सल्फर अल्कोहल में विलयशील होगी और जो अल्कोहल है वो पूरे पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो सल्फर के पार्टिकल्स अल्कोहल के साथ जुड़े हुए हैं वो भी अल्कोहल के साथ वाटर में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, तो इसका कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सल्फर को पहले थोड़े से अल्कोहल के अंदर हम डिज़ोल्व कर लें और डिज़ोल्व करके फिर उसे पानी में मिला लें तो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है।
तो इस तरह से विलायक के विनिमय से हम कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट विधि जो है भौतिक अवस्था में परिवर्तन करके। भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कुछ तत्वों के वाष्प होते हैं, जब वाष्पों को ठंडे पानी में से गुजारा जाता है तो उनका कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे मरकरी की जो वाष्प है, जब हम उसको ठंडे पानी के अंदर जो है मिला देते हैं तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, और उसमें जो है कुछ स्टेबलाइजर्स जैसे अमोनियम क्लोराइड या साइट्रेट भी इसके अंदर मिक्स किया जाता है। एक और विधि है जिसको बहुत ज़्यादा कूल करके भी जो है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, जैसे जल व कार्बनिक विलायक जैसे क्लोरोफॉर्म या ईथर के विलयन को अति शीतलित करते हैं तो कार्बनिक विलायक में बर्फ का विलयन प्राप्त होता है। इसको स्थायी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा हम जिलेटिन भी मिक्स कर देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है वो है ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि के अंदर जो है सल्फर डाइऑक्साइड, हैलोजन व ऑक्सीजन आदि ऑक्सीकारकों के विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। हम जानते हैं कि H2SO बहुत ही अच्छा अपचायक है। जैसे यहाँ पर है, अगर ब्रोमीन सॉल्यूशन है और ब्रोमीन सॉल्यूशन के अंदर हम H2S गैस को जो प्रवाहित करते हैं तो H2S का ऑक्सीकरण होकर हमें कोलाइडल सल्फर मिलता है और HBr पृथक हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड में H2S प्रवाहित करेंगे तो फिर से हमें सल्फर का कोलाइडल विलयन मिलता है और वाटर अलग हो जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीकरण विधि के द्वारा हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट विधि जो है वो है अपचयन विधि। अपचयन विधि भारी धातुओं के कोलाइड बनाने के काम में आती है। इसमें जिस भी धातु का हमें कोलाइडल विलयन बनाना है उसका सॉल्ट लेते हैं। जैसे अगर हमें सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर क्लोराइड ले लिया, कॉपर का बनाना है तो कॉपर क्लोराइड या नाइट्रेट, प्लेटिनम क्लोराइड, इसका कोई भी सॉल्ट लिया और इसका विलयन जो है तैयार कर लिया। यानी उस भारी धातु का जो है विलय होने वाला जो है हमें सॉल्ट लेना होता है और उसका विलयन बना लेते हैं हम। फिर इसमें कोई भी अपचायक पदार्थ डाल सकते हैं जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, टैनिक एसिड, स्टेनस क्लोराइड आदि। अब जैसे अगर हमें गोल्ड का बनाना है कोलाइडल सॉल्यूशन तो हम ऑरम क्लोराइड लेते हैं और इसमें इसका अपचयन कराने के लिए इसमें डालते हैं SnCl2। SnCl2 डालने से हमें ऑरम का है कोलाइडल जो है मिल जाता है सॉल्यूशन और SnCl4 में ये कन्वर्ट हो जाता है SnCl2। नेक्स्ट विधि है द्विक अपघटन के द्वारा। अकार्बनिक अघुलनशील लवणों के कोलाइड विलयन जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड, सिल्वर हैलाइड आदि को द्विअपघटन विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आर्सेनिक ऑक्साइड, जब इसमें हम H2S डालते हैं तो इसमें बनता है AS2 आर्सेनिक सल्फाइड, और इस आर्सेनिक सल्फाइड के सरफेस पे जितने भी OH नेगेटिव आयन है वो एड्जो हो जाते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है पूरी तरह से। और ये जो नेगेटिव आयन्स हैं ये सारे, जैसे अपन ने पेप्टाइजेशन में देखा था, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर पूरे प्रक्षेपण माध्यम के अंदर मूव करते हैं और ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे ये आ सकता है कि द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए। ये आपके C पार्ट में एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, और नहीं तो हर विधि का अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है। यांत्रिक विधि पे टिप्पणी लिखिए, ब्रेडिकाक विधि पे टिप्पणी लिखिए, या पेप्टिकरण विधि को उदाहरण के सहित समझाइए। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर है हमारे पास ये है पेप्टिकरण विधि से जो है धनात्मक और ऋणात्मक सॉल्ट कैसे बनाए जा सकते हैं, इसका ये समझाइए। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि किसी एक ऐसे सॉल्ट का उदाहरण दीजिए जो पेप्टिकरण के द्वारा बनाया गया हो। फिर है संघनन विधियाँ, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ऑक्सीकरण अपचयन के द्वारा किस प्रकार से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है, वर्णन कीजिए। भौतिक अवस्था या विलायक के विनिमय से किस प्रकार बनाया जा सकता है कोलाइडी विलयन, इसका वर्णन कीजिए। द्विक अपघटन के द्वारा किस प्रकार बनाया जा सकता है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो आपको हर विधि का उदाहरण जो है वो याद होना चाहिए और इसको लिख के आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं।